नमस्कार, अफसरनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे आईपीएस अधिकारी से करवाने जा रहे हैं जिन्हें बचपन से यूनिफॉर्म का बहुत शौक था। उनकी बहन उनको इंजीनियर बनाना चाहती थी, लेकिन गणित में कभी मन नहीं लगा पाए वो। सबसे बड़ी बात है कि जिस दरगाह कॉलेज से मोहम्मद अकबर, बृजमोहन अग्रवाल, सुनील सोनी जैसे नेता वहाँ से आगे आए, उसी कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई की। छात्र राजनीति में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे, आंदोलन भी किए। मैं बहुत स्वागत करता हूं 2004 बैच के आईपीएस अधिकारी डॉक्टर संजीव शुक्ला साहब का। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लिए चलता हूं सर। नया पारा का डबरी स्कूल, जो डबरी नाम से ही है कि जहां पानी भर जाता है उस स्कूल को हम डबरी कहते हैं। मतलब डबरी स्कूल नया पारा का वो गवर्नमेंट स्कूल जहां से आपने अपनी शिक्षा की शुरुआत की थी सर। हम लोग जब छोटे थे स्कूल में, खासकर प्राथमिक एजुकेशन, उस समय नगर पालिका के ही स्कूल हुआ करते थे। मिडिल और हाई स्कूल के लिए जरूर गवर्नमेंट स्कूल और कुछ एक प्राइवेट स्कूल थे, लेकिन जो प्राथमिक शालाएं हैं वो प्रायः नगर पालिका की होती थी और हर मोहल्ले में होती थी। तो हम लोग चूंकि सदर बाजार रायपुर में रहा करते थे, तो घर के जो सबसे करीब का स्कूल था वो महाराणा प्रताप स्कूल कहलाता था, लेकिन बोलचाल की भाषा में उसको नया पारा डबरी स्कूल कहा जाता था। उसी स्कूल में कक्षा 5 तक की शिक्षा जो है वो उसी स्कूल में हुई। मैंने सुना सर, घर वाले खासतौर से बड़ी बहन चाहती थी कि आप इंजीनियर बने। सही सुना है आपने। और गणित मुझे बिल्कुल नहीं आती थी। मुझे फिजिक्स और गणित से पहले भी डर लगता था, अभी भी डर लगता है। तो मैं बड़ी मुश्किल से 11th की परीक्षा पूरक के साथ पास किया, यानी मैं क्लियर परीक्षा भी नहीं पास कर पाया। और उसके बाद फिर मैंने सब्जेक्ट चेंज किया और अपनी रुचि का विषय लिया, और फिर आगे की पढ़ाई में वैसी दिक्कत नहीं आई। तो लेकिन इस एक नए उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए इससे मुझे दो चीज़ें लगती हैं कि एक तो माता पिता को प्रायः कोशिश करना चाहिए कि बच्चे की जिस विधा में रुचि है वही पढ़ाया जाए उसको, और दूसरा कभी किसी विधा में यदि बच्चों को सफलता ना मिले तो ये नहीं मानना चाहिए कि जीवन खत्म हो गया है। आगे बड़ा जीवन होता है, और कहीं सब छोटी सफलता या सफलता से पूरी जीवन की यात्रा तय नहीं होती। दुर्गा कॉलेज उस समय राजनीति का गढ़ माना जाता था सर। बड़े बड़े दिग्गज वहां से निकले, मोहम्मद अकबर, बृजमोहन अग्रवाल, सुनील सोनी, जग्गू ठाकुर जैसे नेता। छात्र राजनीति में आप भी काफी सक्रिय रहे सर, कई आंदोलनों में भी आपने भाग लिया। छात्र राजनीति में आना और आज जहां जिस पोस्ट में आप हैं सर, कैसे देखते हैं उन दिनों को? उस समय छात्र आंदोलन और छात्र राजनीति अलग स्तर पे हुआ करती थी, और आज की तारीख में आप न सिर्फ छत्तीसगढ़ में, न सिर्फ मध्य प्रदेश में, बल्कि देश में जितने भी बड़े नेता देख रहे होंगे, वो सभी बड़े नेता उस समय की छात्र राजनीति से निकल के ही आए हैं। रायपुर में आपने नाम लिया बृजमोहन अग्रवाल जी का, सुनील सोनी का, मोहम्मद अकबर जी का। इसी तरीके से दुर्ग में प्रेम प्रकाश पांडे जी, रविंद्र चौबे जी, ऐसे जितने भी बड़े नेता आपको मिलेंगे वो सब, वो राजनीति, वो एक पाठशाला थी जो तैयार करती थी आगे की राजनीति के लिए लोगों को। और उस राजनीति में दुर्गा कॉलेज चूँकि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा कॉलेज था, और वहाँ लगातार 2 वर्षों तक हम लोग छात्र संघ अध्यक्ष पे हम लोगों ने विजय हासिल की। तो उस दौरान पढ़ाई लिखाई के साथ ही साथ छात्र राजनीति में भी जो कुछ भी एक्टिविटीज़ होती है वो सब एक्टिविटीज़ में हम लोग काफ़ी बढ़ चढ़कर हम लोगों का पार्टिसिपेशन रहता था। यूनिफॉर्म से बचपन से बहुत प्यार करते थे आप सर, ऐसा क्यों? मैं जब स्कूल में था कक्षा 6 में, तो मैं स्काउट गाइड में पहली बार यूनिफॉर्म पहना, और उसके बाद यूनिफॉर्म पहनना मुझे बड़ा अच्छा लगता था। यानी स्काउट गाइड की जो संडे की परेड होती थी, तो शनिवार को बैठ के अपने जूते और बेल्ट को चमकाना, कैप के बक्कल को चमकाना, कलफ लगा के यूनिफॉर्म तैयार करना, ये मुझे बड़ा रुचिकर लगता था। और कक्षा 6 से जो मैंने यूनिफॉर्म पहना, पहले स्काउट गाइड के रूप में, फिर एनसीसी एयर विंग जूनियर डिवीज़न कैडेट के रूप में, फिर एनसीसी सीनियर डिवीज़न कैडेट के रूप में, तो मुझे लगता है कि उसके बाद 1-2 साल का ही गैप हुआ, और फिर उसके बाद पुलिस में आ गया। तो मैं जो कक्षा 6 से यूनिफॉर्म का प्रेम था वो आज तक वो यूनिफॉर्म धारण किए हुए हैं।
पीएससी में सिलेक्शन 1990 बैच आपको मिला सर। भोपाल जैसी जगह में काम करना, ITRC में भी आपने कहा आपने काम किया सर, और उसके बाद एक लंबा समय एडिशनल एसपी से लेकर DIG रैंक तक, मेरे ख्याल से राज्य पुलिस सेवा से फिर IPS होने तक बहुत कम अधिकारियों को मौका मिलता है लगातार SP रहने का, वो भी खिताब आपके नाम है सर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। हाँ, सहयोग है। एक तो ये अच्छा सहयोग होता है, भाग्य होता है, और थोड़ा बहुत परिस्थितियाँ होती हैं, तो वो अवसर मिला। और 1990 में हम लोग उस समय मध्य प्रदेश में स्टेट PSC हुआ करती थी, और जिस साल हम लोग PSC दिए उस साल एक आध साल के लिए नियम बना था कि DSP के पद पर जो एज लिमिट थी वो 25 साल की ही रखी गई थी। तो हम सब लोग जो सेलेक्ट होकर आए थे सब 23 साल 24 साल की उम्र के हमारी बैच के लोग थे। तो उसमें मैं मध्य प्रदेश में मुझे तृतीय स्थान मिला था सिलेक्शन में, तीसरे नंबर पे सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद फिर काम करने का लगातार अवसर मिला सभी जगह में, नक्सल क्षेत्र में भी, मैदानी इलाके में भी, बड़े शहरों में भी, तत्कालीन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, वर्तमान छत्तीसगढ़ के बड़े शहरों में। तो ये संयोग होता है सर। लेकिन ये मानते हैं आप आज भी कि ये सब जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ जो होती है, चाहे वो खेल हो, चाहे डिबेट हो, चाहे तात्कालिक भाषण हो, ये किसी भी इंसान की पर्सनालिटी को निखारने में बहुत मदद करती है? व्यक्तित्व का निर्माण ही इसी से होता है। यानी जो अगर किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व को 100 अंक दिया जाए तो जो शिक्षा है, जो साक्षरता है, वो उसमें 10 या 20 नंबर का ही प्रश्न है। बाकी जो 80 नंबर के प्रश्न हैं वो सब, पूरा व्यक्तित्व इन्हीं चीज़ों से बनता है। और संपूर्ण व्यक्तित्व के निखार के लिए ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स, नेतृत्व करना लोगों का, वो छात्र संघ में हो या और किसी तरीके से हो, ये सब मिलकर ही किसी के व्यक्तित्व को पूर्ण बनाते हैं। सर, उस समय छात्र राजनीति जो होती थी उसके मुद्दे बहुत अलग होते थे। बृजमोहन जी कहते थे कि एक टेलर ने रातों रात सूट सिलने का दाम बढ़ा दिया तो हम लोगों ने आंदोलन कर दिया, और उस टेलर को उस दाम को कम करना पड़ा रातों रात। आपके लिए मैंने जो पढ़ा श्वेता शर्मा हत्याकांड, मतलब ऐसी चीजें जो सीधे पब्लिक को इफेक्ट करे, वहां पर छात्र राजनीति होती थी। अब वो राजनीति कहीं ना कहीं घूम होती सी नजर आ रही है सर। मोटिव दूसरा था उस समय, आज का मोटिव दूसरा है। याद आता है आज भी वो सड़कों पर उतरना? हाँ, छात्र राजनीति, उस समय छात्र संघ बहुत मजबूत हुआ करते थे, और जो छात्र संघ के लोग हुआ करते थे उनकी क्रेडिबिलिटी भी काफ़ी हुआ करती थी, क्योंकि वो दुर्गा कॉलेज ही उस समय 3-4-5 हज़ार बच्चों का कॉलेज था, उनसे सीधे चुनाव जीत के आना वहाँ पे। और फिर यूनिवर्सिटी, उस समय छत्तीसगढ़ में एक ही यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, 72-73 कॉलेज थे, तो उनका विश्वविद्यालय अध्यक्ष जग्गू सिंह ठाकुर हमारे समय बने थे, दुर्गा कॉलेज के अध्यक्ष थे, वो यूनिवर्सिटी अध्यक्ष भी बने थे। तो बड़ी बात हुआ करती थी। और उस समय जो मुद्दे हैं इस तरीके से, विशेषकर छात्रों के मुद्दे, वो उठाने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म था। जो बृजमोहन जी ने बताया कि कपड़े, यानी कपड़े सिलना एक बड़ा विषय था कि सिलाई कितनी होगी। इसी तरीके से जो आपने घटना का उल्लेख किया, एक घटना हुई थी, एक छोटी बच्ची के साथ घटना घटित हुई थी रायपुर में, उसको लेके पूरा रायपुर शहर उद्वेलित था। लेकिन उस शहर की भावना को छात्र संघों और छात्र राजनीति ने प्रदर्शित किया। महीनों तक शहर में आंदोलन चला, पूरे प्रदेश में आंदोलन चला। तो वो उस समय छात्र आंदोलन और मजदूर आंदोलन, ये दोनों बड़े आंदोलन हुआ करते थे। और उसका बहुत सारे ऐसे विषय, तब ना सोशल मीडिया था और ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, सिर्फ प्रिंट मीडिया हुआ करता था। तो उस समय अपनी बात कहने का जो बड़ा साधन हुआ करता था, वो ये सब प्लेटफॉर्म ही अपनी बात कहने का बड़ा साधन हुआ करते थे। आजकल तो बहुत सारे साधन आ गए, तो उस समय ऐसे कोई साधन उपलब्ध नहीं थे। दुर्ग एडिशनल एसपी 7 साल का कार्यकाल सर। आज का यूथ जो नए डीएसपी बन के आते हैं उनके लिए तो शायद 6 महीना, साल भर बहुत बड़ा टेन्योर होता है। एक ही जगह 7 साल एडिशनल एसपी आप रहे सर। शुरुआत भी कोंटा भी आपने देख लिया, दंतेवाड़ा में भी आप पदस्थ रहे सर। दुर्ग के वो 7 साल। दुर्ग 2001 में मैं दुर्ग एडिशनल एसपी होके गया था और 2008 तक वहाँ रहा। बीच में कुछ समय के लिए चुनाव के समय चेंज हुआ था।
तो संयोग था और सभी रिजिम में काम किया मैं। 2001 में जब गया तब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, सभी रिजिम में काम करने का अवसर मिला। और दुर्ग बड़ा चैलेंजिंग शहर है और अभी से नहीं, दुर्ग भिलाई मध्य प्रदेश के ज़माने से बहुत ही चैलेंजिंग पदस्थापना मानी जाती है, क्योंकि वहाँ व्यावसायिक आपराधिक गिरोह भी काफ़ी रहे हैं जो माफिया के रूप में काम करते रहे हैं। और वहाँ बड़ी जो हाईवे पे बसा होने के कारण बड़ी जो क्रिमिनल ट्राइब्स के द्वारा डकैती आदि घटनाएं होती हैं वो भी बहुत होती हैं। लॉ एंड ऑर्डर भी दुर्ग में, बड़े बड़े लॉ एंड ऑर्डर दुर्ग में हुए हैं हमेशा से, शंकर गुहा नियोग जी के समय जो आंदोलन होते थे वो। तो और दुर्ग, चूँकि मैं दुर्ग में, मेरा सर्विस का बहुत समय दुर्ग में कटा। मैं सीएसपी के रूप में भी दुर्ग रहा, डीएसपी के रूप में भी रहा, एडिशनल एसपी के रूप में भी रहा, कमांडेंट भी रहा, एसपी एसएसपी भी रहा। तो दुर्ग में मेरी सर्विस का एक लंबा समय संयोग से दुर्ग ज़िले में कटा। तो दुर्ग ज़िला मुझे, इसी कारण दुर्ग ज़िले से मुझे आत्मीयता भी बहुत ज़्यादा है। जशपुर आज भी सर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के नाम से बहुत जाना जाता रहा है सर, और किसी के लिए भी सर जो पहला जिला होता है वो उसका पहला प्यार होता है, क्योंकि पहले ज़िले में एज अ पुलिस अधीक्षक आप बन के जब जाते हैं, एसपी जब बन के जाते हैं, वहाँ की कुछ यादें सर जशपुर की? जशपुर में जब मैं एसपी होकर गया तो अंकित आनंद भी पहले चार्ज में वहाँ कलेक्टर बने थे, उनका भी कलेक्टर का पहला चार्ज था। यहाँ जो इस समय बिलासपुर के कलेक्टर हैं अवनीश, ये अवनीश उस समय एसडीएम हुआ करते थे वहाँ। तो हम लोगों की, सब लोगों की शुरुआत की टीम थी, सब में उत्साह बहुत था। तो जो छोटा नागपुर का क्षेत्र है जिसमें अधिकांश क्षेत्र झारखंड का आता है और कुछ क्षेत्र जशपुर और सरगुजा बलरामपुर का आता है, यहाँ एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग की शिकायतें उस समय काफ़ी थी। तो हम सब ने, पूरे जिला प्रशासन ने एक साथ टीम के रूप में इसको एक चैलेंज के रूप में लिया और सबने मिलकर इस पे काम किया। और हमने ये तय किया था कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो भी नॉन रिपोर्टेड केस हैं वो हम सब केस रजिस्टर्ड कराएंगे और सभी बच्चों को या जो भी इसके शिकार हैं उनको बरामद करेंगे और लोगों को दंडित कराएंगे। बाद में रायगढ़ में भी इस काम को बढ़ाया और कलेक्टर के सहयोग से हम लोगों ने एक दिन में एक साथ 700 के आसपास ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा एक विषय पे उस समय कराई थी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विषय पे। और उस पे गांव से ह्यूमन ट्रैफिकिंग की गांव वालों को एजुकेट करना, गांव में यदि कोई मिसिंग है तो उसकी जानकारी लेना और गांव में लोगों के बाहर जाने के संबंध में पलायन पंजी का संधारण करवाना, इस तरीके की चीज़ें सब हुई थी। और चूँकि पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसमें लगा था तो उसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे हम लोगों को आशातीत सफलता भी काफ़ी मिली। और रायगढ़ और जशपुर में न सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन बल्कि मीडिया और एनजीओ, आज भी आप वहाँ जाके लोगों से पूछेंगे तो सब में एक अजीब सा उत्साह था और सब आगे बढ़ के काम कर रहे थे इसमें। और उसका परिणाम भी काफ़ी अच्छा रहा और इस पे काफ़ी अंकुश लगा। न सिर्फ वहाँ जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जो एजेंट हुआ करते थे वो दंडित हुए, बल्कि दिल्ली में बैठे हुए जो इसके ब्रोकर थे उन लोगों को भी न्यायालय से न सिर्फ अपराध कायम किया, न सिर्फ गिरफ्तार किया, बल्कि उन लोगों को भी 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा न्यायालय से हुई। 2003 में जो बच्ची गायब हुई थी, मैंने सुना आप जब पहुंचे वहां पर 2015 में उस बच्ची को बरामद किया गया जशपुर से। एक कापू की एक बच्ची थी, कापू क्षेत्र की, 2003 से मिसिंग थी। 2015 में वो संज्ञान में आया तो उस पर अपराध पंजीबद्ध कराया और करीब 16 यानी 12-13 साल बाद वो बच्ची रिकवर हुई। और न सिर्फ बच्ची रिकवर हुई, उसमें केस भी रजिस्टर्ड हुआ, आरोपी भी गिरफ्तार हुए और माननीय न्यायालय ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई। और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होने के बाद उसके जो आरोपी थे उनको दंड भी मिला इतने पुराने केस में। तो वो एक बड़ा केस बना और एक एग्जाम्पल सेट हुआ। और स्थिति ये हो गई थी कि जब ये कोई इस तरीके के एजेंट या दलाल जिनको कहा जाता है किसी बच्चे को या किसी को लेके दिल्ली में ब्रोकर्स के पास बड़े शहरों में जाते थे कि ये हम लेके आए हैं, तो उनको पता चलता था कि ये जशपुर से आया तो मना कर देते थे, बोलते थे नहीं नहीं वहाँ नहीं लेंगे।
तो नेचुरली वो जब पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और पूरी एनजीओ, मीडिया और पूरा जिला अगर मिल के काम करे तो उसमें सफलता की गारंटी बन जाती है। प्रकृति प्रेमी हैं आप बहुत, मैंने सुना है जहाँ जाते हैं वहाँ पर जंगल बसाने की कोशिश करते हैं, खूब सारे पेड़ लगाते हैं। पेड़ों को लगाना आसान है सर, उनको बचाना बहुत मुश्किल है। जहाँ जहाँ रहे मैंने सुना है कि हजारों पेड़ लगाए गए, आज भी वो जीवित हैं। कांकेर की आपने बात की तो कांकेर में डीआईजी के रूप में नॉर्थ कांकेर रेंज में काम करने का अवसर मिला। कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव जिला हमारा हुआ करता था और मुझे बड़ा संतोष है कि उस कार्यकाल में हम लोगों को कोई बड़ा नुकसान उस इलाके में पुलिस फोर्स को नहीं हुआ, बल्कि पुलिस को आशातीत सफलता ही मिली। कुछ नए कैंप खोले गए, उसी समय नए कैंप खोलने की प्रक्रिया शुरू हुई थी माड़ क्षेत्र के अंदर में। तो कतुल और कड़ेमेटा और इस तरीके से कुछ नए कैंप खोले गए। जो ये सड़क है ओरछा से कड़ेमेटा बोदली होते हुए आबुझमाड़ होकर निकलती है जो दंतेवाड़ा में, उस बारसूर रोड जो है, उस रोड का निर्माण कार्य लगभग उस दौरान काफ़ी कुछ हद तक पूरा हुआ। तो वहाँ भी जो नक्सल क्षेत्र में जितना कर सकते थे उतना करने का प्रयास हम लोगों ने किया। और पुलिस अकादमी डायरेक्टर की आपने बात की, वो मेरे बड़ा रुचि का विषय है। हमेशा से पढ़ना और पढ़ाना मुझे शुरू से, चूँकि हम लोग शिक्षक परिवार से थे और मैंने एमफिल की, फिर पीएचडी भी की, तो यदि मैं संयोग से पुलिस में आ गया, हमारे परिवार में कोई पुलिस में नहीं था, यदि मैं पुलिस में नहीं आता तो मैं भी किसी कॉलेज में पढ़ा रहा होता। तो जो भी कार्यकाल वहाँ मिला वो बड़ा संतोषप्रद कार्यकाल रहा। जो आपने पौधों की बात की, हम लोगों को रमेश शर्मा साहब हमारे एसपी हुआ करते थे, उन्होंने हम लोगों को इसमें विशेषकर जुटाया। तो रमेश शर्मा साहब के नेतृत्व में हम लोगों ने बड़े जोर से अभियान चलाया था दुर्ग में 1 लाख पौधे लगवाने का, और दुर्ग जिले के हर थाने में पौधे लगे थे। अभी भी आप छावनी, सुपेला, ओल्ड भिलाई किसी भी थाने में जाइए तो आपको 2-2, 4-4 हज़ार वृक्ष मिलेंगे। ये सब वृक्ष 1 लाख पौधे उस समय लगे थे। उसके बाद भी हम लोग दर्री थाना, जैसे है, मैं जब सीएसपी था तो मैंने वहाँ 5000 पौधे एनटीपीसी के साथ मिलकर लगाए थे। अभी मैं दर्री गया था तो मैंने देखा वो पूरे 5000 पौधे वृक्ष में बदल गए हैं। 19 में पुलिस एकेडमी के डायरेक्टर के रूप में वन विभाग से सहयोग से हम लोगों ने 65 एकड़ के पेरीफेरी में करीब 8-10 हज़ार पौधे लगाए थे। अभी मैं एक दिन देखने गया था तो 3 साल में वो सब पौधे 8 फीट 10 फीट हाइट के हो गए। तो ये संतोष अच्छा लगता है। मैंने सुना है सर आपके एसपीज भी बोलते हैं कि सर बहुत सिखाते हैं, और आपका भी कहना है कि पुलिस में या तो 0% होता है या 100% अचीवमेंट होता है। क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ा पॉइंट है पुलिस के लिए सर। एक्चुअल में पुलिसिंग में 3 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं कि आपके पास हर चीज़ के लिए, चाहे वो अपराध हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे वीआईपी सिक्योरिटी हो, इंटेलिजेंस आपका अच्छा होना चाहिए। आपके पास 100% आसूचनाएं होनी चाहिए। दूसरा, एंटीसिपेशन आपका अच्छा होना चाहिए। जो आसूचना है उसका पूर्वानुमान आप लगाएं, एंटीसिपेट करें कि ये आगे चल के क्या समस्या बन सकती है। और फिर उसके बाद होमवर्क अच्छा होना चाहिए। हम सब परीक्षा दे के कहीं ना कहीं पास हुए हैं। हम सब जानते हैं कि यदि हम होमवर्क अच्छा करके जाते हैं तो द डे को पर्चा अच्छा बनता है। यदि होमवर्क खराब होगा तो पर्चा बिगड़ेगा। तो मैं अपने सभी एसपीस को कहता हूं कि होमवर्क खूब करो। कोई भी लॉ एंड ऑर्डर है, वीआईपी ड्यूटी है, क्राइम है, प्रिवेंशन है, तो प्रोएक्टिव पुलिसिंग करो। अपराध होने या घटना होने के बाद काम तो सभी करते हैं और वो करना ही पड़ता है, मजबूरी है जो वहाँ पदस्थ है। लेकिन हमारी सफलता तभी है जब हम उसको होने से रोक लें। तो उसकी आसूचना रखो, पूर्वानुमान करो और उसको ऐसा करो कि 100% परफेक्शन के साथ किया जाए। जो भी काम किया जाए उसमें परफेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी समस्याएं आती हैं वो पहले जीवन में कभी ना कभी आ चुकी होती हैं। तो उन अनुभव के आधार पर, अनुभव का कोई विकल्प होता नहीं है, तो उसके आधार पर मैं कोशिश करता हूं कि हमारे अधिकारी भी परफेक्शन के साथ काम करें। यही है। चिटफंड घोटाला सर, पिछली 18 से 23 की अगर बात करूं तो वैसे लोग जो किसी न किसी लालच में चढ़कर चिटफंड कंपनी पैसा लगाकर अपना सब कुछ खो चुके थे, सरकार ने नोडल अधिकारी बनाया। बहुत संतुष्टि देता है कि ऐसे लोगों का जो पैसा
उम्मीद ही खत्म हो गई उनको वापस पैसा दिलाना। हम लोगों ने सब ने मिलकर डीजी साहब का ये था, जुनेजा सर का और उसके पहले अवस्थी साहब का, कि चीट फंड का पैसा लोगों का वापस करने के लिए कार्रवाई की जाए। छत्तीसगढ़ राज्य इसके लिए पीडीआई एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट एक्ट बनाया और उस पे ये प्रावधान किया कि जो कंपनियां हैं उनकी प्रॉपर्टी कुर्क होके पैसा लोगों को वापस मिले, ये प्रावधान किया गया था। तो हम लोगों ने उस पे सभी जिले के पुलिस अधीक्षक और सभी कलेक्टर्स ने मिलके पिछले 2-3 काम किया और लगभग 150 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी अटैच कर फाइनल कुर्की आदेश कराया न्यायालय से। 100 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी विक्रय होकर उसका पैसा शासन के खाते में आया और 50 करोड़ के आसपास की राशि का पैसा लोगों को वापस मिला। तो ये सबके किसी एक व्यक्ति का प्रयास नहीं था, सबने मिलकर किया, सभी जिलाधीश ने, सभी पुलिस अधीक्षक ने और अधिकारियों ने। राष्ट्रपति सराहनीय सेवा पुरस्कार, सर राष्ट्रपति वीरता सेवा पुरस्कार, एडिशनल एसपी, एसपी सभी मेजर जिले के डीआईजी रहे, आईजी रहे, और आप ये मानते हैं कि जीवन में मैंने जितना सोचा था उससे बहुत ज़्यादा ऊपर वाले ने मुझे दिया है, अब मुझे केवल और केवल समाज को डिलीवर करना है। देखिए, मैं एक दिन अपनी पत्नी से बात कर रहा था, तो मैं यूं ही बात करते करते मैंने बोला कि जब मैं स्कूल में या कॉलेज में पढ़ता था तब मुझे कोई कागज़ और कलम देता और बोलता कि इसमें लिखिए कि 40 साल बाद या 35 साल बाद आपको क्या क्या चाहिए, तो मैं वो नहीं लिख सकता था जो भगवान ने अभी मेरे को दे दिया और सोसाइटी ने मुझे दिया। परिवार, बाल बच्चे, पत्नी, माता पिता, अपना स्वास्थ्य, समाज में अपनी प्रतिष्ठा, जो कुछ भी दिया वो उससे बहुत ज़्यादा है जो हम कभी कल्पना कर सकते थे। तो ये ईश्वर की कृपा है कि ये सब चीज़ें, क्योंकि योग्य तो बहुत सारे लोग होते हैं पर बहुत कम लोगों को यह अवसर, ईश्वर ऐसी कृपा ईश्वर की होती है कि उसको सब मिल जाए। तो मैं अगर आज अपने कार्य का मूल्यांकन, अपने जीवन का मूल्यांकन करता हूँ तो मैं पूरी तरीके से अपने आप को संतुष्ट पाता हूँ कि न सिर्फ व्यावसायिक जीवन में बल्कि पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में जो कुछ भी मेरी योग्यता थी और मेरी अपेक्षा थी उससे बहुत ज़्यादा मुझे मिला है। अब यही कोशिश है कि इस समाज ने जितना दिया है उसको ईश्वर मौका दे कि मैं इस समाज को वापस कर सकूं। मैंने सुना सर मैडम भी नेट क्वालिफाई हैं, चाहती तो बहुत अच्छी जॉब कहीं ना कहीं मिल सकती थी सर, लेकिन उन्होंने अपनी पहली और आखिरी प्राथमिकता केवल परिवार को माना। एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है सर जब आप खाना बदोश की ज़िंदगी में, ये शब्द यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आज इस ज़िले में है, कल किसी दूसरे ज़िले में, परसों फिर कहीं और, ऐसे समय में जीवन साथी अगर ऐसा है जो परिवार को संभाल ले, बाकी की तकलीफ़ें सब सॉल्व हो जाती हैं सर। इसमें कहीं कोई शंका नहीं है कि परिवार के निर्माण में शुरू में अपने निर्माण में माँ का और बाद में अपने परिवार के निर्माण में पत्नी का जो योगदान महत्व होता है वो उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और जैसा कि आपने कहा, मेरी वाइफ दीप्ति गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो पीएचडी नेट क्वालिफाई करके उन्होंने पीएचडी किया और उनका बड़ा ब्राइट कैरियर था एजुकेशन का, लेकिन उसके बावजूद मैं 2009 के बाद मैं एसपी बनने के बाद लगातार बाहर रहा। उस दौरान बच्चे 8वीं 9वीं 10वीं ऐसी क्लास में थे जब उनको पूरे ध्यान देने की आवश्यकता थी, मैं कहीं होता था, बच्चे भिलाई में थे। तो पत्नी ने अपने कैरियर की अपेक्षा मेरे कैरियर को सपोर्ट करना और बच्चों के कैरियर को बनाना, अपने कैरियर की कीमत पर उन्होंने मेरा कैरियर बनवाया और मेरे बच्चों का कैरियर बनाया। तो आज हम लोगों के पास जो कुछ भी है वो या तो माता पिता के आशीर्वाद से और उनके संस्कारों से है, और बाद में जो कुछ भी है वो पत्नी के समर्पण से और उनके योगदान से है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर उस यूथ के लिए जो पीएससी की तैयारी करता है, यूपीएससी की तैयारी करता है, किस तरह से तैयारी करना चाहिए और किन बातों का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए सर? मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है।
किसी भी शॉर्टकट रास्ते से प्राप्त की गई सफलता का जीवन भी बहुत छोटा होता है। सफलता का रास्ता बहुत ही कठिन और लंबा होता है। तो आप तय कर लीजिए, आप पहले ये तय करिए कि आप क्या पाना चाहते हैं, फिर आप उस पर फोकस करिए। तय करना जितना महत्वपूर्ण और फोकस करना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण उसको प्राप्त करने की इच्छा शक्ति को अपने अंदर जागृत रखना और उसके लिए मेहनत करना है, और वो करिए। अगर ये आप कर लेंगे कि आप इच्छा शक्ति जागृत कर लेंगे, मेहनत कर लेंगे और कोशिश कर लेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको उसको प्राप्त करने से रोक सके। और दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं अपना उदाहरण दे के कहना चाहता हूँ। मुझसे गणित बिल्कुल नहीं हल होती थी। मैं 11th में मुझे पूरक मिला था। मैं 11th को एक बार में पास भी नहीं कर पाया था। और कैरियर वाइज देखा जाए तो ये कहा जाता है कि यदि बोर्ड एग्ज़ाम में आपके नंबर नहीं आए तो आप आगे आपका कैरियर बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। एक सफलता या विफलता से जीवन नहीं चलता। यदि आप कहीं कमज़ोर भी रह गए हैं, कहीं विफल भी हो गए हैं, तो इस बात की पूरी संभावना है कि आगे आप उसको भरपाई कर सकते हैं। तो कोशिश करें, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर संजीव शुक्ला साहब। देखिए, बहुत साफ तौर पर कह रहे हैं, फिलहाल आईजी बिलासपुर रेंज के पद पर पदस्थ हैं। सफलता का देखिए, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। उसके लिए आपको डेडिकेशन, मेहनत करनी ही पड़ेगी। और अगर मेहनत करके अगर आप सफल रहेंगे तो वो सफलता लॉन्ग टर्म के लिए रहेगी। शॉर्ट टर्म कुछ नहीं होता जीवन में। सफलता अगर अर्जित करनी है तो लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करिए, मेहनत करिए, और निश्चित तौर पर मेहनत अगर आप करेंगे निश्चित तौर पर सफल होंगे। अफसरनामा में इतना ही। अगली बार फिर किसी अधिकारी से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।